नर्वस सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस जो हैं उसके साथ एसोसिएटेड हैं। वो फंक्शंस यूजुअली तो बहुत कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल वे में चल रहे होते हैं, बट समटाइम्स इट्स नेचुरल कि कुछ डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में हम उन्हीं डिसऑर्डर्स की बात करेंगे जो नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहे हो। जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं उसमें बेसिकली दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। वी हैव वेस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड वी हैव फंक्शनल डिसऑर्डर्स। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स की जो एक एग्जांपल है वो है पैरालिसिस। अब वेस्कुलर का मतलब है कि कहीं भी हमारा जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें कोई क्लॉट आ गया है, कोई ब्लड सप्लाई रुक गई है, कहीं से नर्व के ऊपर प्रेशर है, तो वो पैरालिसिस कॉज कर सकता है। दूसरी एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास एपिलेप्सी आ जाती है और इन दोनों की डिटेल हम आगे देखेंगे। एपिलेप्सी जो है बेसिकली, एपिलेप्सी इज अ नर्वस डिसऑर्डर इन व्हिच देयर इज abnormal and excessive discharge of nerve impulses in brain। अब ये होता है कि हमारे यहाँ कंट्रोल्ड नर्व इम्पल्सेस होती हैं ना, एक्सेसिव नहीं होती हैं, और जो भी होती हैं वो ज़रूरत की होती हैं। एपिलेप्सी में ऐसा नहीं होता, एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है और वो कंट्रोल से बाहर होता है और उनकी ज़रूरत भी नहीं होती। अ पर्सन सफरिंग एपिलेप्सी कुड नॉट कंट्रोल their body movements, their own mood, their own anything at the time where epilepsy का एक फिट पड़ रहा है, तो उस टाइम पे वो बंदा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसमें जितनी मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो इनवॉलेंटरी हो जाती हैं और एक्सेसिव हो जाती हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास पैरालिसिस है। अब पैरालिसिस क्या है? इट इज़ द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज हो सकता है फिजिकल ट्रॉमा की वजह से, या जो डैमेज है वो उसकी और भी रीज़न हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रोक। अब स्ट्रोक क्या है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएं, और कौन सी वाली ब्लड वेसल्स? जो कि हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही हैं। दूसरा, इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर अगर क्लॉटिंग हो जाए और सप्लाई रुक जाए तो दैट वुड आल्सो रिजल्ट इन पैरालिसिस। उसके अलावा कुछ पॉइजन्स हैं, जैसे कि पोलियो वायरसेस जो हैं कुछ पॉइजन्स प्रोड्यूस करते हैं जो पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स का, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का। अब पैरालिसिस के जो सिम्टम्स हैं उसमें ये होता है कि वो पेशेंट्स जिनमें वीक पैरालिसिस है, दे हैव पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ द बॉडी, और ऐसा हो सकता है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में और इन ऑल फोर लिम्स पैरालिसिस हो सकता है, जैसे पोलियो में लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है। उसके अलावा आपकी चारों के चारों यानी आपके दोनों बाजू और दोनों आपकी जो टांगें हैं वो पैरालाइज हो सकती हैं, जबकि आपकी पूरी बाकी जो बॉडी है, जो टॉर्सो है, जो आपका सर है, वो सारा कुछ भी उसमें से पैरालाइज ना हो। एपिलेप्सी में ये होता है कि इट्स अ नर्वस डिसऑर्डर जिसके अंदर बहुत सारा एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है नर्व्स का। अब होता क्या है इसमें कि इट कॉजेज अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन अ पेशेंट। अब सीजर क्या है कि सीजर ऑफ एपिलेप्सी इज अ टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन मार्क्ड बाय कन्वल्जन्स, यानी कि बंदा ऐसे मूव करे जा रहा है और उसका अपनी बॉडी पे किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। समटाइम्स ड्यूरिंग अ सीजर पीपल चोक ऑन देयर ओन सलाइवा एज वेल, कि आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपका जो सलाइवा है वो आपके जो ट्रैकिया है उसमें चला जाता है और देयर इज़ टू मच ऑफ इट जो प्रोड्यूस हो रहा है मुंह में, तो पीपल कैन चोक ऑन देयर सलाइवा ड्यूरिंग सीजर्स एज वेल, क्योंकि हम उन मसल्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते ड्यूरिंग अ प्रॉपर फिट। अब कॉजेज़ क्या होती हैं एपिलेप्सी की? अगर यंगर पीपल में बात करें तो एपिलेप्सी जो है वो जेनेटिक या डेवलपमेंटल कॉजेज़ की वजह से होता है, यानी कि या तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है उस डिजीज़ की तरफ या फिर डेवलपमेंटल कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से ये हो रहा है। दूसरी बात ये कि अगर वो लोग जो 40 ईयर्स से ज़्यादा एज में हैं उसमें ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो, कि अगर उसमें कोई उनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट नहीं है, तो अगर एपिलेप्सी उस बंदे को एकदम से हो जाती है तो दैट मीन्स कि देयर इज़ अ ब्रेन ट्यूमर। उसके अलावा जो हेड ट्रॉमा और जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शंस हैं दे कैन ऑल्सो कॉज एपिलेप्सी एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, यानी एज के किसी भी हिस्से में हेड ट्रॉमा या इन्फेक्शंस की वजह से ये हो सकती है। अब करेंटली हमारे पास एपिलेप्सी का कोई क्योर नहीं है, लेकिन हम करते हैं क्या है कि हम सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए सीजर्स के अगेंस्ट मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं।
कि वो पेशेंट्स जो एपिलेप्सी से सफ़र कर रहे होते हैं, दे टेक मेडिकेशंस डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स, और उन मेडिसिन को हम कहते हैं एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक drugs. Again, that is not a cure for epilepsy, rather it's more about treating the seizures, treating the symptoms of epilepsy. यहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड हर चीज़, चाहे वो आपका नर्वस सिस्टम हो, उसके डिसऑर्डर्स हों, या आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हों, या आपकी बॉडी में मौजूद दूसरे रिसेप्टर्स हों, हमने हर चीज़ को डिटेल में पढ़ लिया है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं हर चीज़ अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं, एंड आई होप नाउ दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम tutoria.pk.